नोट आते जाएंगे। यस सर, मैं अब BS में एडमिशन लेना है मैंने। जब तक एडमिशन नहीं होता मैं आईकुट गुरु को ही सारा टाइम दूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। एडमिशन के बाद भी, और बड़ी जल्दी उस पॉइंट में है जब आप क्लास में खुद पढ़ा रहे हैं। यस सर, ओके। पहला स्टेप लर्निंग का है कि आप क्लास में आ रही हो, दूसरा स्टेप ये है कि आप खुद बोलना शुरू करें, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन बोलें, यानी कि अपने रूटीन। अच्छा, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस से। मसलन एक बंदा है, वो 2 महीने में 10 हैकाथॉन में चला जाता है और उसके बाद जाता ही नहीं है दोबारा। तो जब वो जाता नहीं है दोबारा, तो वो दोबारा जीरो पे आ जाता है। लेकिन एक बंदा जो हर महीने एक हैकाथॉन में जाता है और वो 10 महीनों में 10 हैकाथॉन में जाता है, तो उसकी लर्निंग ज्यादा होगी और वो सीवी पे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए यस सर, कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट। हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ मैं। बिल्कुल जी, मैं देख रहा हूँ कि आप पोस्ट भी लिखती हैं। एंड दैट इज ऑल दीज आर ट्रेट्स ऑफ अ ग्रेट लीडर। ये सब एक लीडर की क्वालिटीज हैं जो आप इस वक्त शो कर रहे हैं। जी, किसी और क्वेश्चन, वरना हम क्लास शुरू करते हैं, या कोई फीडबैक? चलें, सही है जी, क्लास शुरू करते हैं। जी मैम। थैंक यू सर। मैम ये मुझे अलाउ कर दें ज़रा स्क्रीन शेयरिंग। और उससे पहले मैं ये डिस्कस कर रही थी कि आप लोगों ने अपने एंड पे देखा कि मेयर ऑफ डिस्पर्शन के डेली लाइफ क्या यूज़ केसेस हैं, क्योंकि हमारा कल लेक्चर इसी क्वेश्चन पे एंड हुआ था, राइट? तो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, और वैसे कोई ऐड करेगा कि जो उन्होंने सर्च किया क्या इन्फॉर्मेशन निकली? हाँ चले। हम लोगों ने जैसे कल डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड एविएशन से या जो भी मेयर ऑफ डिस्पर्शन हम यूज़ करें उससे हमें आइडिया होता है कि कितना मीन वैल्यू से उसका स्प्रेड है। जस्ट लाइक अगर किसी फाइनेंस की साइड पे अगर हम देखें कि स्टैंडर्ड एविएशन हाई है स्टॉक्स की, सो इट मीन्स कि इट इज़ वोलेटाइल। लाइक स्टैंडर्ड एविएशन हाई है मीन से बहुत ज़्यादा ही डिस्पर्स कर रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू हाई है, इसका मतलब है कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है? तो इट विल बी रिस्कियर कि ऐसे स्टॉक पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन बहुत हाई है। इसी तरह से रिसर्च की फील्ड में अगर स्टैंडर्ड एविएशन बहुत ज़्यादा हाई है किसी वैल्यू की, मीन की, तो इसका मतलब ये है कि डाटा का स्प्रेड यानी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, तो इतनी रिलायबल या वैलिड स्टडी नहीं है, ठीक? तो इस तरह से हम मल्टीपल जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड देन वी कैन कंटिन्यू। सो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? वी कैन मूव फर्दर। सही। तो ओके, सो हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन तक देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे डिफरेंट है। कि हम लोग देख रहे थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में वो जो डिस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक पेनलाइज कर देता है, जबकि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में हमें देखने की यहाँ पे बार्स हैं, यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले रहा है। ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को नहीं ले रहा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लेगा। और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इसलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। सो एनी हाउ, अब हमें अगर क्वार्टाइल्स क्वांटाइल्स और क्विंटाइल्स लाइक इसका डिफरेंस हम लोगों ने कल देखा था बहुत एलेबोरेट करके, तो आज इसको अगर मैं निकालना चाहूँ, राइट? अब हम कोडिंग पे आ रहे हैं। तो अब इससे ये क्वेश्चन था हमारे पास जो फूड कंजम्पशन का पहले से गिवन था, राइट? सो हमने फूड कंजम्पशन का जो डाटा सेट है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कॉलम के क्वार्टाइल्स निकालने हैं। सो मैं कैसे निकालूंगी? जी, मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए यहाँ पे? और ये क्वार्टाइल्स बताएंगे क्या वैसे? क्वार्टाइल्स को कोई डिफाइन करेगा कि क्या थे? हम सहन सा। बेसिकली हमारे पास रेंजेस हैं 1 से 25%, फिर 50% तक, फिर 75, और उनका मीन निकालते हैं, मीन वैल्यू। Yes. मतलब कि हमने डाटा को इक्वल पार्ट्स में, अगर मैं क्वार्टाइल की बात करूँ तो इसका मतलब ये कि मैंने डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
ठीक है। तो अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं क्या फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ, यानी मैंने क्वार्टाइल निकालने हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कॉलम के फूड कंजम्पशन में से। सो हाउ कैन आई डू दैट? तो मैं क्या लिखूँ? क्या मैं क्वार्टाइल लिखूंगी यहाँ पे? विल दैट वर्क? यस मैम। अच्छा। तो ये मैंने मतलब हमें पता है कि जैसे हम एक्सेस करते हैं कोई भी जो कॉलम है यानी डाटा फ्रेम, और साथ हमने उसका जिस तरह से नेम गिवन है वैसे दिया, ठीक है। तो विल दैट वर्क, यानी मैंने क्वार्टाइल लिख दिया, तो फिर तो इसको डायरेक्टली वो 4 वैल्यूज में डिवाइड कर देना चाहिए, राइट? ओके। सो बाकी सारे क्या कहते हैं इस वाले से, क्या आंसर आएगा? मैडम रन करके देखते हैं। मगर ये कोड ठीक लग रहा है। मे बी मैडम। अच्छा चलो। ओके, सो ये कह रहा है कि कोई एट्रीब्यूट क्वार्टाइल का नहीं है। तो आप लोगों ने कल का लेक्चर जो मैंने स्लाइड्स भी शेयर की थी वो देखी थी, और कल हमने इसको चीज़ को मैंने डिस्कस भी किया था कि इसमें क्वार्टाइल का नहीं, हम लोगों ने क्वांटाइल का फंक्शन ही यूज़ करना जो नंपाई में है, ठीक है। और फिर हमने ब्रैकेट्स में अगर लिस्ट दे रहे हैं या फिर हम जो लिनस्पेस का फंक्शन है उससे हम जो है ना स्पेसिफाई करते हैं कि कितने पोर्शंस बनाने हैं, ठीक है। हम जेनेरिक ही ये वाला क्वांटाइल का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम जैसे यहाँ पे क्वार्टाइल है तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना सकती हूँ, 0 से 1 तक की वैल्यूज़ मैं दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब 0.25, 0.5 और 0.75 और यहाँ तक 1 तक, only then I will get the 4 portions, right? या जो कि 25-25% करके डिवाइड हुए होंगे। सो ये चीज़ क्लियर हुई है अब आपकी, यानी क्वांटाइल का फंक्शन यूज़ करूंगी मैं, क्वांटाइल का नहीं है कोई फंक्शन भी, क्वांटाइल ही जनरलाइज है, उसमें फिर मैं बेशक 10 पोर्शंस बना के लिस्ट दे दूँ, चाहे मैं 20 बना के दे दूँ, चाहे मैं 25 पे, मैं क्वार्टाइल, इसने मुझे कहा है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्वार्टाइल, सो दैट मीन्स कि मुझे 25% करके बनाना है, तो मैंने 0 से 1 में उसे इस तरह से वैल्यूज़ दे दी हैं, 5 वैल्यूज़ दी हैं ताकि वो मुझे 4 पोर्शन इसके बना दे। सो लेट्स रन इट नाउ। तो ये कुछ आंसर आया हमारे पास। गॉट इट? यस यस मैम। सो नाउ अब आप मुझे यहाँ से नेक्स्ट वाला करके बताएं, इसमें अब मैं कैसे करूँ? मैम इसमें हम 0 से 1 रेंज लेके और उसको यानी कि इसका पार्ट में डिवाइड करना 6 में, तो हम आगे 6 लिख देंगे। ओके। सो इसने कहा है कि अब जो 5 पीसीज में अगर डिवाइड करना है, जैसे 4 पीसीज में डिवाइड करना था इक्वल, तो उसे क्वार्टाइल्स कहा था, तो ये 5 पीसीज में किया तो इसे लाइक वो कह रहा है क्विंटाइल्स, ठीक है, यानी 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ऐसे जो क्वांटाइल जिसमें 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो उसे मैं कहूँगी कि ये क्विंटाइल्स है, ठीक है, जैसे क्वार्टाइल्स को सिग्निफाई करते हुए जा रही है। तो इसमें हाँ किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 0.2, ओके। 0.4। जी। ओके। 20 के अगर मैं बना लूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा, और मैं एंड पे लास्ट में उसे मैक्सिमम वैल्यू भी बताऊंगी।
ठीक है। सो इस तरह से ये 6 क्वांटाइल्स दिए हैं मैंने, ठीक है, 6 क्वांटाइल्स दैट विल स्प्लिट द डाटा इनटू 5 पीसेस, राइट। सो ये मेरे पास रिलेटिवली वैल्यूज आ गई, ठीक। सो इसी तरह से मैं 11 क्वांटाइल्स निकालने हूँ, ठीक है। तो आपने डिसाइड्स का वर्ड सुना होगा पहले, डिसाइड्स, राइट, यानी कि डाटा को मैंने 10-10% करके डिवाइड किया होगा, ठीक है। सो सेम इज द केस हियर, लेकिन यहाँ पे मैंने उसे पोर्शंस डिफरेंट देने हैं, यानी आपने देखा कि क्विंटाइल बनाने हैं चाहे क्वार्टाइल बनाने हैं चाहे या फिर डिसाइल्स बनाने हैं, मतलब मैंने 10-10% करके भी डिवाइड करना है, तो मुझे फंक्शन क्वांटाइल का ही यूज़ करना है ना पाएगा, ठीक है। उसके लिए अलग अलग फंक्शंस नहीं है, जस्ट वी विल यूज जनरल टर्म क्वांटाइल, और फिर हम उसमें लिस्ट में कोई ना कोई वैल्यूज पास करवा देंगे, तो उस बेसिस पे उसे पता चल जाएगा कि कितने पोर्शंस बनाने हैं। तो इसमें क्या पोर्शंस हो गए, 11 यहाँ बनाने पे, जी, 0.1 से, मतलब 0.1 0.2। ओके, यस, हाँ जी, इसी तरह ही बनेगा। सो ढंग का था। तो वी हैव गॉट दिस, ठीक है। तो इस तरह से लाइक हम क्वार्टाइल्स जो भी हमारे हैं वो हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। सो इसको कैसे हम करेंगे कि कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द इसी कॉलम की, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, मगर उसमें मैंने उसे कैटेगराइज किस तरह से करना है, मुझे उसको कैटेगराइज करना है फूड कैटेगरी के हिसाब से, यानी हमारे पास जो फूड कैटेगरी का अलग से ऊपर कॉलम था, अगर मैं यहीं पे इसको हेड करवा लेती हूँ, सो दैट वी नो। सो यहाँ पे फूड कैटेगरी का भी एक कॉलम है, ठीक है, यानी अब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन तो देखनी है, ठीक है। यानी इस वैल्यू को मैं, अगर मैंने कैटेगराइज किस तरह से करवाना है कि जो पोर्क की हैं वो सारी अलहदा हो जाए, पोल्ट्री की अलहदा, बीफ की अलहदा, यानी फूड कैटेगरी के लिहाज से। सो इसके लिए मैं क्या फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ जिसमें मैं फूड कैटेगरी वाइज लाइक हर फूड कैटेगरी की कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन निकाल सकूँ पहले, फिर उसके बाद उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकले। ग्रुप बाय फंक्शन मतलब यूज हाँ जी, करेंगे। ओके, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ यहाँ पे, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में मैं आगे क्या बनाऊंगी इसे, क्वेश्चन क्या था, मतलब किस बेस पे हमें करना था? हमने वेरिएंस निकालनी है, फिर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो हमारे पास क्वेश्चन थे ये ऊपर ही है ना, मार्क डाउन सेल में मैंने लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन निकालनी है हर फूड कैटेगरी की, ग्रुपिंग और एग्रीगेटिंग करके, यानी कि एग्रीगेटिंग का फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, यस, मतलब यूज करते हैं ना कि सिलेक्टिव कुछ काम करवाना हो, तो जैसे हमें मीन मीडियन वगैरह फाइंड भी करना हो तो एग्रीगेट के थ्रू भी करते हैं। जी, और भी यानी मतलब हमने मल्टीपल फंक्शंस मतलब उसके यूज़ कर रहे हैं इकट्ठे, तो हम एग्रीगेट करके इकट्ठे वैल्यूज, मतलब उसमें एक ही में परफॉर्म हो जाए, इकट्ठा कर दिया उसे, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर हमने सारी वैल्यूज जो भी फंक्शंस आगे परफॉर्म करवाने वो लिख देंगे, ठीक। तो ओके, सो अब मैंने क्योंकि मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मैं एग्रीगेट का फंक्शन दोनों मतलब एक ही दफ़ा में पास करवा दूंगी इसमें आगे, ये तो चलो मुझे क्लियर हो गया, लेकिन आगे अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओके। सो ग्रुप बाय कर रही हूँ,
तो मैं ग्रुप बाय किस तरह से कर रही हूँ? मैंने ग्रुप बाय करना है किस हिसाब से? फूड कैटेगरी के हिसाब से, राइट? तो मैं यहाँ पे फूड कैटेगरी लिख दूंगी। और मैंने ग्रुप बाय करना किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस। और एग्रीगेट करके मैंने क्या निकाल रही हूँ? जी। स्टैंडर्ड वेरिएशन। जी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? तो अब ये कोड में आ, ठीक है, ये कोड अब इसमें क्या मतलब आउटपुट ये देगा या क्या एरर है जो कि बिल्कुल सामने से नजर आ रहा है? मैं महानूर, आप बताएं। मैम ये फूड कैटेगरी और CO2 इमिशन को जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना चाहिए स्ट्रिंग बना के। हाँ जी, वेरी गुड, दैट्स गुड। यस, बिकॉज हम कॉलम के नेम्स दे रहे हैं, तो वरना तो अगर मैं इसके बगैर करती हूँ ना तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो कहेगा ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है ना? उसने कहेगा फूड कैटेगरी डिफाइंड ही नहीं है, बिकॉज वो उससे समझेगा कि ये वेरिएबल पास करवाया मैंने। तो उसे ये बताना है कि भाई ये कॉलम के अंदर ऑलरेडी डाटा के अंदर ये कॉलम है डाटा के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो भी कॉलम नेम फिर मैं लूँगी उसको मैं कोटेशंस में डालूंगी ताकि उसे पता चले कि ये वहीं से लेना। ठीक है? तो ये अब उसने फूड कैटेगरीज जितनी थी ना, बीफ, डेयरी, एग्स, फिश, लैम, गोट, नट्स, उस बेसिस पे उसने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कैटेगराइज किया। ठीक है? और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, क्योंकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा था, ठीक है, उसकी उसने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के हमें दे दी हर फूड कैटेगरी की। ठीक। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन जा रही है 297। ओके, ये वाली वैल्यू अगर मुझे देखनी इंटरप्रेट करनी हुई तो मैं क्या कहूँगी कि ये ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है जो सोयाबीन्स की है? कितनी कम होगी? सोयाबीन। हाँ जी। जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 0.97 है, 0.9 है। तो दैट मीन्स कि वेरिएबिलिटी कम है। मीन जो इसका जो जो मेयर ऑफ डिस्पर्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उससे लाइक वो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी दोनों ही वैसे तो मेयर ऑफ डिस्पर्शन है, वेरिएंस भी, यहाँ पे मीन भी अगर हम साथ इसके कैलकुलेट करवाते देन हमें पता चलता है कि वो एवरेज से कितना डिस्पर्स हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर मैं वेरिएंस की निस्बत स्टैंडर्ड डेविएशन से इंटरप्रेशन ज़्यादा इजी है मेयर ऑफ डिस्पर्शन की। वेरिएंस में हमने देखा था कि वहाँ पे यूनिट्स भी स्केयर्ड हो जाते हैं। सो समटाइम्स इसलिए इसको प्रेफरेबल नहीं इतना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ज़्यादा प्रेफर, कॉमनली यूज जो मेयर ऑफ डिस्पर्शन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो इसको देख के हम ज़्यादा इजीली बता सकते हैं कि 0.97 है। ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई है, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूज जो है ना आपस में एक जगह पे वो नहीं है इतनी। ठीक है? स्प्रेड हुई हुई है बहुत डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसकी चेक करें। ओके। सो अब वही चीज़ उसने भी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेक करनी है तो हम कौन सा ग्राफ यूज़ करते हैं? अगर मुझे किसी भी, हिस्टोग्राम। यस दैट्स गुड। तो वही उसने अब हिस्टोग्राम प्लॉट किया बीफ का। ठीक है? और अब हम इसमें से बीफ का जिसमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, तो उसका हिस्टोग्राम अगर मैंने प्लॉट करना है देखने के लिए कि इसकी जो इतनी हाई वैल्यू है तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ डाटा। सो हाउ विल आई मेक श्योर टू डू दैट? कैसे करना? पीएलटी पहले इंपोर्ट करेंगे ना, वो मैं प्लॉट लिखूँ। डॉट एस एट। पीएलटी ओके। पीएलटी डॉट हिस्ट। ओके ओके। सो पीएलटी डॉट हिस्ट किया, आगे? इसमें अब बीफ को करना है, तो मतलब फूड कैटेगरी में हम जाके फिर वो आगे पैकेट्स लगा के
शायद वैसे ही होगा। अच्छा, सो बेसिकली इसमें हमने हिस्टोग्राम है ना, पहले ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं हम। तो अब हमने सिर्फ बीफ का कैटेगराइज करना है। अब हमें पता है कि ये फूड कैटेगरी के अंदर बीफ की ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो और हमने जब असल में डाटा फ्रेम के अंदर यहाँ से तो नहीं हम प्लॉट करवा रहे, बिकॉज हमने इसमें से तो नहीं वेरिएबल, हमने जस्ट उसने कैटेगरी को ओरिजिनल डाटा फ्रेम में से प्लॉट करवाने का कहा है। यानी कि जो फूड कंजम्पशन यहाँ से जो जहाँ पे भी फूड कैटेगरी में बीफ है, तो उसकी जो रिलेटिव जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वैल्यूज है ना, उन सबको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे किस तरह से हमने करना है, ये वाला डाटा फ्रेम यूज करना है ना फूड कंजम्पशन का। मैम सो ये कैसे फूड होगा? कैटेगरी में मतलब डाटा फ्रेम में फूड कैटेगरी, फिर मतलब जो फूड कैटेगरी बीस के इक्वल है, कंडीशन लगा सकते हैं। यस। फिर सो मैं कोई पहले इजी करने के लिए पहले एक वेरिएबल बना लेती हूँ, जिसमें मैं ये देखूँ कि फूड कैटेगरी में से सिर्फ बीफ की वैल्यूज क्यों लेना है, ठीक है। ओके, सो यानी मैं अगर ये कहूँ कि फूड कंजम्पशन का जो मेरे पास डाटा फ्रेम है, ठीक, उसमें से जौन सी भी फूड कैटेगरी में वैल्यूज हैं, ठीक है, तो जो भी इक्वल हैं बीफ के, सो वो सिलेक्ट हो जाए। सो विल दैट वर्क? और फिर मैं बाद में इसी को प्लॉट भी करवा लूँ, यानी फिर बाद में मैं इस तरह से करवा लूँ कि अ, ये जो मैंने डाटा फ्रेम अब जो सिलेक्ट किया है पर्टिकुलर, ठीक है, जिसमें सिर्फ वही वाली फूड कैटेगरी की वैल्यूज आई हैं जिसमें बीफ है, ठीक है। तो बाद में मैं इसमें से जो है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अगर निकाल लूंगी, प्लॉट करवाऊंगी, तो इसका मतलब ये है कि आई विल बी मेकिंग श्योर कि सिर्फ वही वाले प्लॉट होंगी फूड कैटेगरी में से जिसमें बीफ है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस वेरिएबल में जो है वो बीफ वाले सेलेक्ट किए हुए हैं। तो मैं इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, सॉरी ये वैल्यू मैंने नेम गलत दिया, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वाली प्लॉट करवा दें। तो विल दैट वर्क? होपफुली। होपफुली नहीं, मुझे बताएं कि क्या होगा इसमें, इस केस में। ओके, सो मैं मानू। मैम ये मैम रन ओके, करके देखते हैं। और राइट, नहीं असल में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है पहले। तो चले अच्छा, मैं अगर यहाँ पे मुझे शो भी तो करवाना है, तो प्लॉट का शो मैं कैसे करवाऊंगी? इस तरह से तो वो ड्रॉ मैम भी नहीं शुरू करेगा से ना। हम्म। मैम ऐसे इसे करना नहीं चाहिए, मतलब प्लॉट, ये अच्छा, कोड ठीक नहीं है। ओके, सो लेट्स जस्ट गिव इट अ गो, देन आई कैन टेल। ठीक है, वैसे इसमें एरर आएगा, और एरर क्या है उसने कहा है? चले, इसमें तो ये कोई और एरर है, की एरर। की एरर कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, हाँ। तो की एरर यहाँ पे अब आया है क्योंकि उसने, हाँ मुझे समझ आ गई, क्योंकि उसने यहाँ पे हम लोगों ने गलती जो की हुई है, तो वही वाली गलती अब मैंने पॉइंट आउट भी कर दी किस लाइन में। तो इट विल बी इजियर फॉर यू कि उसने क्यों ये मुझे कहा है कि एरर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, बिकॉज उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नजर ही नहीं आ रहा उसके अंदर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एरर आ गया। सो यानी अगर मैं इसको अलहदा से रन करके देखूं सिर्फ अभी इसमें, तो मैं कह रही हूँ कि
मुझे एक रेदस वेरिएबल मैंने बनाया है जिसमें फूड कंजप्शन की जो फूड कैटेगरी है इस डाटा सेट के अंदर वो सिर्फ बीफ वाली शो हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करती हूँ इस वाले सेल को, ठीक, तो मुझे क्या वैल्यूज मिलेंगी? मुझे क्या वैल्यूज मिलनी चाहिए इस वाली, अगर मैं बीफ को यहाँ पे रन करवाती हूँ नीचे? फूड कैटेगरी में सिर्फ बीफ मतलब लिस्ट हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक, तो आपको आपके मानना है कि फूड कैटेगरी में से जितने भी वो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होंगी, राइट? यानी ये रोज मुझे मिल जाएंगी यहाँ पे। तो लेकिन होगा क्या, ये 1 सेकेंड, ये नीचे आ गया, एरर पे ट्रू दोबारा, फॉल्स ओके। दे देगा। यस एग्जैक्टली, उसने फिल्टर यू इसको समझा है, तो उसने फिल्टर, ये क्योंकि हमने फिल्टर ही तो लगाया है, ठीक है, तो वो तो उसने ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दी। उसने देखा हाँ अच्छा मैच किया उसने डाटा फ्रेम में, पहली वाली रो को देखा उसमें पोर्क है तो वो बीफ के इक्वल नहीं है, सो दैट मीन फॉल्स। दूसरी वाली को देखा पोल्ट्री है, बीफ के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स। और अगर तीसरी वाली में देखा बीफ है तो दैट मीन्स ट्रू। तो इस तरह से उसने एक फिल्टर बना दिया, ठीक है। मैंने तो वो तो इसको चल रहा है देख के, सब बताएं। मैडम एक दफा और लगा मतलब लिख देना फूड कंजप्शन, फिर मतलब उसमें ये सारा कोड आ जाए। गेटिंग इट राइट, कि देखें इसने सिर्फ फिल्टर लगाना है। अब फिल्टर जो है मुझे वैल्यूज फेच करने के लिए चाहिए, तो मुझे वैल्यूज के लिए दोबारा से इसको एक डाटा फ्रेम देना पड़ेगा कि ये वैल्यूज फेच भी करे उसमें से, ठीक है, खाली ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करवाना। तो मैं पहले भी एक फूड कंजम्पशन का डाटा सेट रखूंगी, फिर उसमें से ये लिस्ट के तौर पे पास करूंगी ना जब भी फिल्टर। तो अब उसमें से ये इस जो ट्रू फॉल्स का मास्क है बेस्ड ऑन दैट, ये उस डाटा फ्रेम में से वैल्यूज फेच करके प्रिंट करेगा। तो अब फूड कैटेगरी में सारी बीफ की वैल्यूज हैं, ठीक। तो इस तरह से हमें अब डाटा फ्रेम हमें मिला है जो हमें चाहिए था। डाटा सेट जो हमने यानी उसको जो है बीफ के लिए प्लॉट करने के लिए फिजिबल बना दिया। अब हम इसमें जब बीफ का ही पास करवाएंगे ना, तो अब हम जब इसे कहेंगे कि बीफ के उस डाटा फ्रेम में से सिर्फ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पास करवाएं, तो अब यहाँ से इस तरह के डाटा सेट्स में से वो ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का पास करवाएगा, ठीक है। तो अब मुझे प्लॉट आ जाना चाहिए। गॉट इट? सब आप ये देखें कि इसका स्प्रेड बिल्कुल एंड तक, लाइक कितना इसका स्प्रेड है, यानी ये मीन अगर वैल्यू ये जा रही है मैक्सिमम 0 के करीब, तो कितनी ज़्यादा ये स्प्रेड, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें स्क्यूनेस है। राइट स्क्यूड। यस दैट्स गुड, ये राइट स्क्यूड है, ओके। सो मैम महानूर आप बताएंगे राइट स्क्यूड क्यों है? मैम टेल जो इसके राइट की तरफ है, टेल देखते हैं। दैट्स गुड। तो अगर नॉर्मल होता यानी बिल्कुल बेल शेप कर्व वो सेंटर में आ रही होती पीक उसकी, लेकिन यहाँ पे जो पीक है बिल्कुल वो लेफ्ट साइड पे गई हुई है और जो टेल है वो राइट साइड पे। तो हम टेल को देख के ये बताएंगे ये स्क्यूनेस जो है वो इसकी राइट स्क्यूड है, दैट्स गुड। सो ओके, अब इसी तरह से मैं बिल्कुल ही जिस तरह से मैंने बीफ का ड्रॉ किया है वैसे मैं एग्स का ड्रॉ कर सकती हूँ। सो एग्स के केस में हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिली थी दैट वाज वेरी मच लोअर, यानी 4 थी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर अगर हम एक्स के हिसाब से हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ करें तो हमें काफ़ी यानी कि स्प्रेड जो है वो लो देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगेन वैसे ही मैंने फिल्टर लगाना, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैं एक्स लिख देती हूँ, ओके। टी एल टी डॉट एच, और इस पे मुझे क्या पास करवाना है प्लॉट करवाने के लिए? एग्स। डायरेक्टली एक्स। मुझे इसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वैल्यूज पास करवानी है ना, राइट? मुझे इसको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को प्लॉट करना है, एक्स को तो प्लॉट ही नहीं करेगा।
मैडम वो मैंने आगे बोलना था ना असल में। हाँ, ओके ओके। सो एक्स को इसलिए नहीं प्लॉट करेगा क्योंकि कैटेगोरिकल डाटा, तो इसने ये सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को प्लॉट करना है। हिस्टोग्राम से हम उसी की डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। तो ओके, सो पी एल टी डॉट हिस्ट एक्स, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, और देन हमने उसको शो करवाने के लिए पी एल टी डॉट। ओके, सो अब आप देखें कि थोड़ी सी इसमें स्क्यूनेस इस तरह से ज़रा कम है, कि यानी ये मीन वैल्यू को इस सेंटर में इस तरह से नियर टू बेल शेप, अदरवाइज यहाँ पे भी काफ़ी एक्सट्रीम वैल्यू साइड पे हैं। ठीक है, लेकिन समहाउ वी कैन से कि जो इसकी जो डिस्पर्शन है, ये स्प्रेड है, वो ऊपर वाले की निस्बत ज़रा आपको इस तरह से ज़रा क्लोज लग रहा है। ठीक है, बेल शेप के थोड़ा थोड़ा करीब है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम थी। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली द नॉर्मल, बिकॉज इसमें भी यहाँ पे देखें तो ये एक बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यू जा रही है। तो जो परफेक्ट नॉर्मल होनी थी वो तो इस तरह से होनी थी ना, जो हमें पता है कि यूं वैल्यूज होती हैं, थोड़े से लाइक नियर टू इट ऑलमोस्ट। तो ये जो यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है ना, ये थोड़ा सा मीन को हल्का सा स्क्यू करेगी, क्योंकि वी नो कि मीन जो वैल्यू है वो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो जिस तरफ ये है तो ये एक्सट्रीम वैल्यू, तो मीन भी उसकी तरफ ही रहेगा, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा कि हो सकता है मीन यहाँ पे हो गई। जबकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, बिल्कुल परफेक्ट जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मीन बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस। मैम मेरा यहाँ पे ना क्वेश्चन है। यस। मैम जैसे हमने हमारे पास ना डिफरेंट किस्म का ना डेटा होता है, तो मतलब जो हमारा अभी तक रहा है ना डेटा, उसमें हमने सिर्फ ना हिस्टोग्राम को प्लॉट किया है। दूसरा ये चीज़ ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है, अगर हम अभी ना वेरिएशन और उसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो मैम आपको नहीं लगता कि अगर हमारे पास ग्राफ होता कोई स्कैटर्ड फॉर्म में, जो हमें ये बताता है कि इस जगह पे इस डायरेक्शन में वेरिएंस सबसे ज़्यादा है। जैसे अब ये वाला जो ग्राफ है ना, इसमें हमें मतलब एक जगह पे थोड़ा ही पे गया है, फिर दोबारा से आया है, फिर दोबारा गया है, मतलब यहाँ पे ना स्क्यूनेस थोड़ी सी, मतलब इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड ना, यहाँ पे थोड़ा सा है नहीं। सर में ये मल्टी इस तरह मॉडल भी सोचो। लग रहा है ना, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पीक्स बनेगी। अगर मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करवाती हूँ तो एक से ज़्यादा पीक्स बनेंगी। लेकिन हिस्टोग्राम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ही बताता है, और हम लोग इस पे कम्प्लीटली, मतलब ये नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो जस्ट मैं उसको रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि ऐसे जो मेरा डिस्पर्शन अगर ज़्यादा हो तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है। लेकिन जो मतलब अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन देखनी तो मैं उसको डायरेक्टली वहाँ पे प्लॉट ही करूँगी डिस्ट्रीब्यूशन से। जस्ट मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आइदर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस है, नॉर्मल है, या फिर बायनोमियल है, यानी वो हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन की सारी टाइप्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें एक से ज़्यादा पीक्स बन रही है, मल्टी मॉडल मोडालिटी है इसमें, यानी एक पीक नहीं आ रही कंप्लीट। सो दैट्स योर मेन पॉइंट, लाइक कि वो कंसर्न आपका वैलिड है कि इसमें पीक्स ज़्यादा है। तो एक ट्रेंड लाइन इसमें हम नहीं बना सकते। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, यानी वो फिर उसके लिए वो अगर आप पैटर्न देखना चाह रही हैं तो उसके लिए यूजली हम स्कैटर प्लॉट या लाइन प्लॉट अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मुझे ट्रेंड देखना, ठीक है, पैटर्न देखना है, इसमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम यूज होता है। जी मैम। यस, और हम लोगों ने डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर लाइक सारे तक जितने भी ग्राफ्स पॉसिबल यूज हो सकते थे वो सब हमने देखे थे सीबोर्न की और मैटप्लॉटलिब से। सो अगर आप और रिवाइज करें तो देन यू विल गेट टू नो कि हिस्टोग्राम यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली क्यों यूज़ कर रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए। जी मैम। ओके, चलें अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो मैम। चलें, ओके दैट्स गुड। ओके, तो हमने ये देखा था कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज से आई क्यू आर, ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उससे आउटलायर्स निकाल सकते हैं, राइट? तो इंटर क्वार्टाइल रेंज वैसे थी क्या? हम इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में हमने कल देखा था कि क्या होती है वो। यस मैम, मुस्कान।
मैडम याद नहीं है। ओके, सो ये नाम से पता चल रहा है ना, इंटर इंटर क्वार्टाइल, यानी दो क्वार्टाइल्स के दरमियान में कोई रेंज है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो नाम से ही पता चल रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो कौन से दो क्वार्टाइल्स थे जिनके दरमियान वाली बात हो रही है कि उनका डिफरेंस? जी मैम। Q3 Q1। यस, Q3 एंड Q1, दैट्स गुड। तो Q3 और Q1 का जो डिफरेंस है, मतलब मैं लेती हूँ उससे, मैं कहती हूँ कि ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, यानी जो 25% से लेके 75% में डाटा जो लाई कर रहा है, या 50% में, ठीक है, तो वो इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कहलाती है। तो इसमें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मुझे, और IQR से मुझे आउटलायर्स कैसे पता चलते हैं? वी नो कि जो उसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ऊपर या ज़्यादा, कम या ज़्यादा वैल्यूज हो। और हमने इसमें फार्मूला भी पढ़ा था IQR से आउटलायर्स निकालने का, वो याद है किसी को? चलिए हम इसको करके देखते हैं, फिर पता चल जाएगा। ओके, सो इसमें क्वेश्चन में बेसिकली वो क्या कह रहा है कि वो अगेन वही कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ही दे रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है कि कंट्री वाइज चेक करनी है, ठीक है, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब मैंने कैटेगराइज किस तरह से करना है, पहले मैं फूड ग्रुप से कर रही थी, अब मैं कंट्री वाइज ग्रुपिंग करूँगी। फिर उसमें जो सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, ठीक है, वो यूज़ करूँगी। और जो न्यू डाटा फ्रेम मैं बनाऊंगी उसमें मैं एमिशंस बाय कंट्री करके और आउटलायर फाइंड आउट कर, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलायर्स फाइंड आउट करने से पहले उसने जस्ट एक ग्रुपिंग का कहा है कि ग्रुपिंग करूँ पहले, फिर लेटर ऑन मैं आउटलायर्स फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं कंट्री वाइज ग्रुपिंग कर लेती हूँ, ठीक। तो ग्रुप बाय करने के लिए मुझे कैसे करना चाहिए? लाइक मैंने उसमें जो वेरिएबल उसने मुझे कहा है, तो वो यही है कि एमिशंस बाय कंट्री, ठीक। नेक्स्ट, अगेन जो हमने जैसे ग्रुप बाय का पढ़ा था कि हमें डेटा सेट में से देखना है कि ग्रुप बाय का फंक्शन यूज़ करेंगे और किस बेसिस पे ग्रुप बाय कर रहे हैं, मैं पहले ब्रैकेट में उससे बताऊंगी। तो इसमें किस बेसिस पे कर रही हूँ? कंट्री की बेसिस पे कर रही हूँ ग्रुप बाय, राइट। और कर किसे रही हूँ, यानी मैंने अभी जो देखनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को देखना है, राइट, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को मैं कंट्री की बेसिस पे लाइक ग्रुप बाय करके कैटेगराइज करके उसके बाद मुझे उसका सम लेना है। अभी के लिए उसने ये इन्फॉर्मेशन बताई है हमें, तो उसके हिसाब से मैंने ये कर दिया, ठीक। तो ये विल दैट वर्क अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ? सो इस तरह से मुझे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है कंट्री वाइज, उसका सम मिल गया। मतलब जहाँ जहाँ अल्बानिया था उसकी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वैल्यूज थी, उसने उन सबका सम ले लिया, ठीक है। इसी तरह से जहाँ जहाँ अल्जीरिया था, अंगोला था, अर्जेंटीना था, उसने उन सब की कंट्री वाइज जो है ना, उन वैल्यूज जितनी आई थी उनका सम लिया इस केस में, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रिंट बाय एमिशन में कंट्री है और उसकी जो वैल्यू काउंट्स की बजाय यहाँ पे हमने सम करवाया हुआ है उनकी सारी वैल्यूज का, तो वो उसने बता दी है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो उसकी कट ऑफ वैल्यूज भी देखनी है कि अपर और लोअर कट ऑफ वैल्यूज क्या बनती हैं। लेकिन उससे पहले मुझे, अगर मुझे IQR के थ्रू आउटलायर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो उससे पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो उसकी मतलब IQR में Q3 और Q1 की वैल्यूज एग्जैक्टली हैं क्या, राइट। तभी तो मैं माइनस करूंगी ना उन्हें। तो मैं कैसे माइनस कर सकती हूँ यहाँ पे, वरना, ठीक है। तो मुझे इसके आई जो Q3 और Q1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? यहाँ पे मैं इसको बंद कर सेकेंड, चलो, ये मैंने ऊपर निकाल दिया। वे Q1
Q1 की वैल्यू कैसे निकालनी है? यस, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल की मैंने कैसे वैल्यू निकालूंगी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के केस में? राइट, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ये इससे कंफ्यूज ना हुई मैंने। ये ऊपर किया ना सामने, मतलब चार हिस्सों में जो सीन करना था और पार्ट्स में डिवाइड जी जी, करना था, वही नहीं हाँ होगा। जी, यस। तो मैंने np डॉट क्वांटाइल के लिए फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। और उसमें से मैंने अब यहाँ पे जो न्यू अपना वेरिएबल में बनाया हुआ डाटा सेट एमिशंस बाय कंट्री का, तो मैं वही लूँगी, ठीक। और उसमें से मुझे कितनी वैल्यू पास करवानी है अब, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ Q1 पास करवाना चाह रही हूँ ना, तो एक वैल्यू के लिए मुझे फिर लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली फर्स्ट क्वार्टाइल है तो फर्स्ट क्वार्टाइल की मुझे पता है कि 0.25 लिखूंगी तो मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मुझे Q3 निकालना है तो वो भी मैं सेम इसी तरह ही निकाल सकती हूँ, एक्सेप्ट दैट कि यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू दूंगी 0.5 की जगह पे। 7.5। दैट्स गुड। तो यहाँ पे मैं 7.5 दे दी वैल्यू। अब मेरे पास Q3 और Q1 आ गया, ठीक। सो अब मुझसे 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 कोई IQR पूछे तो मैं बता सकती हूँ कि IQR क्या बनेगा, Q3 माइनस Q1, राइट। ओके, अब मेरे पास IQR आ गया है तो अब मुझसे आउटलायर मैं निकाल सकती हूँ, राइट। अब मैं आउटलायर्स कैसे निकालूंगी, यानी कि अगर मैं लोअर और अपर लिमिट बनाना चाहूँ कि आउटलायर्स यहाँ पे इस रेंज में फॉल करते हैं, तो पहले मैं लोअर अपर लिमिट कैसे बनाऊंगी इसमें? यानी मैं पहले एक लिमिट सेट करूंगी ना, क्योंकि हमने देखा था बॉक्स प्लॉट में भी, अगर आपको याद हो तो बॉक्स प्लॉट के अंदर हमने देखा था कि फिस्कर्स से ऊपर या नीचे आउटलायर्स आते हैं, राइट। और हमने कहा था कि अगर मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अपर लिमिट ये Q3 होगी। जी, अपर लिमिट Q3 होगी, दरमियान में मीडियन होगा, मतलब Q2। ओके। वो तो हमने फिर उसे फिर अपर और लोअर कहने की क्या जरूरत थी मुझे? नहीं, वो सॉरी, उसे मैं Q3 और Q1 ही डायरेक्टली यूज कर लेती क्योंकि मेरे पास वेरिएबल है तो है। ओके, सो बेसिकली बॉक्स में हमने देखा था कि ये वाली Q1 है, Q3 है, ये वाली वैल्यू, और ये जो दरमियान वाली वैल्यू है Q2 को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। यानी जो मीडियन भी है, जिसे हम मीडियन भी कहते हैं। और ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ठीक है, आई थिंक। ओके, और इसके अलावा, अच्छा इसमें इसके अलावा जो आउटलायर्स थे वो मैंने कहाँ पे बताए थे कि होंगे? Q1 से ऊपर। ओके, सो Q1 से ऊपर या Q3 से भी, मतलब ये जो विस्कर्स हैं हमारे पास, इसमें ऊपर या नीचे होंगे, यानी ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो पता चल रही है ना हमें, ठीक है, तो उसमें ऊपर या नीचे हमारे पास Q1 या Q3 की वैल्यूज आएंगी। अब इसमें एक चीज़ मैंने गड़बड़, सॉरी, आउटलायर्स की वैल्यू आएंगी, इसमें गलती क्या की है मैंने, वो कोई बताएगा? जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, लाइक ये तो पता चल रही है, तो इसमें एक गलती है जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन भी अजीब हो रही थी। मैंने रिवर्स कर दिया ना, Q1 नीचे आएगा, राइट। Q3 यानी जो हायर वाली है वो ऊपर आएगी, यहाँ से 0.25 से और फिर 0.5 और फिर 0.75 तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लाई करती है, इधर मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है। तो जो आउटलायर्स होंगे ना मेरे, वो मिनिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी ना उससे कम है, यानी, और मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। इस चीज़ के क्लियर हुआ? यस मैम। मैं महानूर।
आपको यस क्लियर मैम। हुआ? ठीक है, यानी कि Q1 हमने ये देखा था कि आउटलायर्स, तो मुझे बताने के लिए Q1 से भी पहले ना कि एक अपर या लोअर लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि इससे नीचे, Q1 के केस में इससे नीचे, और Q3 के केस में यानी कि इससे ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं आउटलायर्स हैं। ठीक है, जो वो इसको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे फिर जो कट ऑफ लिमिट मुझे बतानी है कि जो ये इस तरह से, क्योंकि Q1 से डायरेक्टली करूँगी तो उसके बाद तो मिनिमम वैल्यू आ रही है जो सी विस्कर्स में, ये भी तो डाटा में ही है, ये भी डाटा का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो आउटलायर्स नहीं है, वो तो विस्कस के भी ऊपर या नीचे आएगा। सही, तो उसको निकालने के लिए मुझे जो लोअर यहाँ पर मैंने जो कट ऑफ वैल्यूज देखनी थी, उसमें मैंने कहा था कि जैसे एक जो लोअर कट ऑफ वैल्यू आएगी, जिसको मैं देखूंगी कि नीचे से जो कट ऑफ वैल्यू कौन सी मैं दूंगी, इससे नीचे जब होंगी वैल्यूज वो सारी आउटलायर्स हैं। ठीक है, या अपर कट ऑफ वैल्यू में क्या दूं कि मुझे पता चले कि उससे ऊपर जितनी वैल्यूज हैं वो सारी आउटलायर्स हैं। तो वो कट ऑफ वैल्यू जो मैंने देनी है वो मैं कैसे निकालूंगी, उसके लिए हम लोगों ने कल एक फार्मूला पढ़ा था कि लोअर जो वैल्यू है उसके लिए एम। जी यस जी। मैम। अच्छा, ये मुझे, ओके, ठीक है। तो ये जो Q1 जो लोअर वैल्यू है वो कैसे आएगी कि मैं जो लोअर जो मेरे पास, लेट मी जस्ट चेंज दे, ओके सो ये जो लोअर मेरे पास है Q1 का, ठीक है, जो सबसे मिनिमम मेरे पास क्वार्टाइल है, इसको मैं इसमें से माइनस कर दूं 1.5 इंटू, और जो ये IQR की मेरे पास रेंज है इसमें से। ठीक है, तो IQR की रेंज मैंने पहले ही निकाल ली हुई है, तो अब मैं Q1 में से -1.5 इंटू IQR की वैल्यू से जब करूँगी तो